की हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ। सर लाइफ एकदम मस्त चल रही है। अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी एकदम मस्त मस्त चल रही है, मस्त मस्त चल रही है। चलो जी, बड़ी बढ़िया बात है। न्यूमेरिकल्स आ गए फिजिक्स के। हाँ सर, न्यूमेरिकल्स भी आ गए। केमिस्ट्री के फॉर्मूला आ गए सारे याद। हाँ सर आ गए। बताइए कैल्शियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है। वो तो नहीं बता सर, लाइव प्रोसेस में है बेटा, जाके देखो टूथ एनिमल वाले पार्ट में। ठीक है। अरे सर वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना। नहीं बेटा, आ जाता है कई बार। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, ये भी नहीं पता। जाकर मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देख लो, उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने दे रखे हैं। उसमें केमिस्ट्री के लगभग सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर सिर्फ वो फॉर्मूला याद कर लिए तो केमिस्ट्री में मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ओके सर, अभी कर लेंगे बेटा। ये तो आप हर बार बोलते हो। चलिए, आज हम जिस चैप्टर को शुरू करेंगे दैट इज हेरिडिटी एंड आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने ये पीपीटी थोड़ी सी बना रखी है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। ठीक है जी। ये हमारा रैपिड रिवीजन रहेगा हेरिडिटी वाले चैप्टर का। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, ओके। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है यार। कैरेक्टर्स को ना पास ऑन किया जाता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जैसे हमारे पापा से हम में आ गए, हमारे पापा में हमारे दादा से आए होंगे, हमारे दादा में उनके पापा से आए होंगे, उनमें उनके पापा से आए होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें चलती रहती हैं हेरिडिटी के अंडर। कैरेक्टर से मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लो पापा काले थे, हम काले हो गए, पापा के बाल करली थे, हमारे करली हो गए। तो इस टाइप की जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन होते रहते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इससे मतलब होता है हेरिडिटी और आनुवंशिकता का। ठीक है जी, ओके सर। ये वाले टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट, इंट्रोडक्शन टू वेरिएशन, मेंटलिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी। इंट्रोडक्शन तो हम यहाँ पे दे ही चुके हैं। ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कंफर्टेबल हो सके इस चैप्टर को, इस लेक्चर को सुनते हुए। ठीक है। जैसे हेरिडिटी को आनुवंशिकता बोल दिया, कैरेक्टर्स को लक्षण बोल दिया, ट्रेट को विशिष्ट लक्षण बोल दिया, एक्वायर्ड ट्रेट उपार्जित लक्षण, इनहेरिटेड ट्रेट वंशानुगत लक्षण। ये वाली टर्मिनोलॉजी मैंने बेसिकली एनसीईआरटी से ही उठाई है। ठीक है। चलिए जी, हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि पापा हमारे काले हैं, मम्मा हमारी गोरी हैं और हम काले हो गए, तो मतलब ये कहाँ से कैरेक्टर ये पास ऑन हुए हैं, पापा से हमारे अंदर कैरेक्टर पास ऑन हुए हैं। दिस इज हेरिडिटी। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, एक गोरा है एक काला, और हम कैसे हो गए, सावले हो गए। ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट दोनों को एनसीईआरटी में लक्षण बोला गया है। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है बताइए। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं आई कलर का। आई कलर क्या है, हमारा कैरेक्टर है। लेकिन आई कलर कैसा कैसा हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ये हो गया हमारा ट्रेट। ठीक है। जैसे हेयर कलर, हेयर कलर क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन हेयर कलर कैसा कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लॉन्ड हो सकता है, ये हो गई हमारी ट्रेट। ठीक है। इसलिए कैरेक्टर को हिंदी में लक्षण बोला गया और ट्रेट को विशिष्ट लक्षण बोला गया है। ठीक है जी, ओके सर। तो क्या कैरेक्टर और ट्रेट को हम सेम मान सकते हैं। सेम तो नहीं मान सकते, लेकिन अप टू 10th स्टैंडर्ड इसको सेम ही डील किया गया है लगभग लगभग। इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेट्स जो है वो पास ऑन होती है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में थ्रू द जीन्स, पास टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो आप मेहनत करके आपके एनवायरमेंट में इधर उधर जहां आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होकर बनती हैं। ट्रेट डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंट, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जैसे कि मान लो आपने गिटार बजाना सीख लिया, आपने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सीख ली, वो आपकी एक्वायर्ड ट्रेट है, क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से अपने एनवायरमेंट सराउंडिंग सब चीज़ों को देखते हुए सीखी है। ठीक है। जबकि मैं इनहेरिटेड ट्रेट की बात करूँ, ये आपके जीन्स पे डिपेंड करती हैं। एक जीन से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं। ठीक है। जैसे पापा काले थे, आप काले हो गए, तो ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। पापा के बाल घुंघराले थे, आपके भी घुंघराले हो गए, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। पापा लंबे थे, आप भी लंबे हो गए, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट में क्या क्या एग्जांपल आएंगे, गिटार सीखना, बहुत सारी लैंग्वेज सीखना, कंप्यूटर सीखना। इसमें आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आपने खूब मेहनत करी, आपकी आप आईएएस बन गई, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट नहीं, एक्वायर्ड ट्रेट है। आपने खूब मेहनत करी, आपने आईआईटी निकाल लिया, तो ये क्या हुई, एक्वायर्ड ट्रेट। आपने खुद मेहनत करके अपने दिमाग को शार्प किया है ना, वो वाली चीज। इनहेरिटेड ट्रेट कैन बी पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग, कैन नॉट बी पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग, पार्ट ऑफ हेरिडिटी, यस ये नहीं है। ठीक है जी। वेरिएशंस क्या होती हैं बेसिकली, जैसे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होती है तो उनमें ना थोड़े थोड़े डिफरेंस, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, उनको वेरिएशन बोला जाता है। ठीक है। वेरिएशन कई बार हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हो जाती है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है। और यहाँ पे एस्टेरॉइड फॉल हो गया। अब मान लो ये सारे के सारे बैक्टीरिया एक जैसे थे, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के थे, इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस थी, तो कुछ मर जाएंगे और कुछ बच जाएंगे। कौन से बच जाएंगे, जो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं। तो ये वाली वेरिएशन, जो टेम्परेचर वाली वेरिएशन है, इन्होंने उनका सर्वाइवल बचा लिया। तो वेरिएशन किस में हेल्प कर रही है, सर्वाइवल में हेल्प कर रही है, अडेप्टेबिलिटी में हेल्प कर रही है। तो वेरिएशन आर गुड, सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरमेंट, अडेप्टेबिलिटी में हेल्प करती है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन को रोकती है। अगर डायनासोर अडेप्ट हो गए होते एनवायरमेंट के हिसाब से तो जाहिर सी बात है वेरिएशन में उनको फायदा होता, अगर लेकिन उन्होंने अडेप्ट नहीं किया क्योंकि उनके पास वेरिएशंस नहीं थी। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंस है वेरिएशंस की। ठीक है जी।
जीन और एलील की अगर हम बात करते हैं, एलील बेसिकली जीन का ही एक वेरिएंट होता है। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है ना, मोबाइल फ़ोन के वेरिएंट होते हैं, एक 128 GB वाला, एक 256 GB वाला। तो ऐसे ही जीन के वेरिएंट को एलील बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे जीन, द जीन फॉर आई कलर, ठीक है। लेकिन एलील क्या होगा फॉर आई कलर? ब्राउन, ब्लू और ग्रीन। आपकी आंखें ब्राउन भी हो सकती हैं, ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती हैं, ये आपका एलील हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये मान लो आपका सेल है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है जी, बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए में क्या होते हैं? डीएनए में होते हैं जीन्स, जीन 1, जीन 2, जीन 3। तो हर जीन में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर है। मान लो इसमें हेयर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हाइट को लेकर कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आई कलर को लेकर कैरेक्टरिस्टिक है। अब हेयर कलर कैसा हो सकता है? ब्राउन, ब्लैक, कैसा भी हो सकता है। तो जो ब्राउन ब्लैक है वो आपका एलील हो जाएगा। लेकिन जीन 1 में कौन जीन 1 किसके लिए है? वो हेयर के लिए। ये डिफरेंस है जीन में और एलील में, ठीक है। जीन क्या है? जीन हमारा मोबाइल फोन है। और एलील क्या है? एलील हमारे वेरिएंट है, मोबाइल फोन के वेरिएंट, 128 GB वाला और 256 GB वाला, ठीक है जी। ओके, नंबर ईच स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन्स। ये चीजें पढ़ लेना यार, लंबे वाले लेक्चर में मैंने करा रखी है, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट लेक्चर रहेगा। डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। थ्रेड लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, इन्फॉर्मेशन को कैरी करना इसका काम होता है। ओके जी। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फर्क होता है? क्रोमेटिन होता है थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, पतला होता है और थ्रेड लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। जबकि क्रोमोसोम्स होता है वो गाढ़ा होता है, कंडेंस्ड होता है, और ये क्रोमेटिन की ही एक फॉर्म होती है, एंड टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ ए क्रोमेटिन, ठीक है। आपको तब अपीयर होंगे जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, जबकि क्रोमेटिन तब अपीयर होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला नहीं होता। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको क्रोमेटिन दिखेगा ज्यादातर टाइम पे, और जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड उस टाइम पे आपको क्रोमोसोम शो होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जो शेप होती है वो एक्स शेप होती है, ऐसे वाली, ठीक है। जबकि क्रोमोटिन की जो शेप होती है वो होती है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। क्रोमेटिन किससे मिलकर बने हुए होते हैं? मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है जी। ओके सर, व्हाट आर यू? ये हमारा थ्रेड है, ये मैसी थ्रेड है, ये नीटली पैक्ड थ्रेड क्या है? डीएनए। मैसी थ्रेड क्या है? क्रोमेटिन। नीटली पैक्ड थ्रेड एक्स टाइप की शेप है, बिल्कुल नीटली पैक्ड है, ये हमारा क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील कौन से होते हैं? डोमिनेंट एलील जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एक्सप्रेस होते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट आप करते हो, उसमें टोल वाले प्लांट आपने देखे हुए हैं ना, तो टोल वाला एलील कौन सा है? वो डोमिनेंट एलील है, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये दो ट्रेट हैं, ठीक है। हमारे पास दो एलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमारा प्लांट कैसा होएगा? टोल होएगा। टोल वाली प्रॉपर्टी हमें एक्सप्रेस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि कैपिटल टी वाले एलील की वजह से। तो ये वाला कौन सा एलील है? ये डोमिनेंट एलील है, क्योंकि ये अपनी ट्रेट को एक्सप्रेस कर पा रहा है। स्मॉल टी अपनी ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, डवार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये कैसा एलील है? ये रिसेसिव एलील है, ठीक है जी। अगर एक कॉपी भी प्रेजेंट है ना, तो भी डोमिनेंट एलील अपनी ट्रेट को एक्सप्रेस कर देगा, जबकि दो कॉपी प्रेजेंट होनी जरूरी है रिसेसिव एलील को अगर अपनी ट्रेट एक्सप्रेस करनी है। जैसे प्लांट को अगर छोटे वाली ट्रेट एक्सप्रेस करनी है तो दोनों स्मॉल टी होने चाहिए। जबकि डोमिनेंट एलील में अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी भी है तो भी वो लंबा शो हो जाएगा, टोल शो हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉपी काफी है, व्हेन ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट, ठीक है जी। डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेट अपीयर्स प्लांट इज टॉल, रिसेसिव ट्रेट हिडन, टॉलनेस इन प्लांट इज शॉर्टनेस इन प्लांट इज। ये रिसेसिव एलील को ना पूरा का पूरा कवर कर देता है, हाइड कर देता है बेसिकली। गेट मास्क बाय डोमिनेंट एलील, हाँ ठीक है जी। होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस वो वाली कंडीशन होती है जब आपके पास कैपिटल टी मतलब दोनों सेम टाइप के एलील प्रेजेंट हो, या स्मॉल टी दोनों सेम टाइप के एलील प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? हेटेरोजाइगस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये प्रेजेंट होंगे तो वो हेटेरोजाइगस वाली सिचुएशन है। जैसे उसमें था ना सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसा ऐसा, तो ऐसा ऐसा ही कुछ सिमिलर सा, ठीक है। प्रोड्यूस ए प्योर ट्रेट, जाहिर सी बात है यार, जब दोनों के दोनों प्योर प्लांट होंगे तो ट्रेट भी प्योर ही प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। जब दोनों के दोनों प्योर प्लांट होंगे तो ट्रेट भी प्योर ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है। प्रोड्यूस ए हाइब्रिड ट्रेट ही प्रोड्यूस होगी, बिकॉज कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। हाइब्रिड से हमारा प्योर से हमारा क्या मतलब होता है? प्योर फॉर्म से हमारा मतलब होता है जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जबकि हाइब्रिड से हमारा क्या मतलब होता है? हाइब्रिड से मतलब होता है जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो जब अलग अलग एलील होंगे तो वो हाइब्रिड हो जाता है, और ये वाले जो हैं ये हमारे प्योर वाले, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप में आपके अपीयरेंस मैटर करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस की, फिजिकली आप कैसे दिख रहे हो। जीनोटाइप में जेनेटिक कोड मैटर करता है, ठीक है। हाउ द फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा मैटर करती है, कि आप लंबे दिखते हो, छोटे दिखते हो, काले दिखते हो, गोरे दिखते हो, वो फिनोटाइप में मैटर करता है, ठीक है। जीनोटाइप में जेनेटिक कोड मैटर करता है, ये होता है हमारा जेनेटिक कोड। टॉल और शॉर्ट प्लांट, ये हमारी फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। हाउ द ऑर्गेनिज्म लुक, व्हाट जीन्स और एलिस ऑर्गेनिज्म हैज,
ये देखो, ये फिनोटाइप लुक के बारे में बात करता है, जीनोटाइप जेनेटिक कोड के बारे में बात करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, या जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ना, उसमें हमने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जिस कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था वो था हमारा हाइट, ठीक है, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने जिस कैरेक्टर को स्टडी किया था वो था हमारा सीड कलर और सीड शेप, ठीक है जी, कलर और शेप, ठीक है। कलर कैसा कैसा था, ग्रीन था और येलो था, और शेप कैसी कैसी थी, राउंड थी और रिंकल्ड रिंकल्ड थी, ठीक है, ओके। मोनोहाइब्रिड में हमने एक ट्रेट स्टडी की थी यानी कि हाइट वाली, यहाँ पे दो ट्रेट स्टडी की थी, शेप और कलर वाली। मोनोहाइब्रिड में क्रॉस बिटवीन टोल एंड ड्वार्फ, क्रॉस बिटवीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये वाली जो रेशियो है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों याद करनी जरूरी है, किसके लिए, मोनोहाइब्रिड के लिए। जबकि डाई हाइब्रिड केस में सिर्फ ये वाला याद कर लो, फिनोटाइपिक वाला, ठीक, काम चल जाएगा। फिर क्या होता है, F2 जनरेशन की जो भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, हम उसको पनेट स्केयर में लिख देते हैं। ये डेफिनेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस, ठीक है जी। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स तो यार बोला ही जाता है। मेंडल ने अपनी स्टडी मोनेस्ट्री में की थी, मोनेस्ट्री में इसने पी प्लांट को देखा और फिर की कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, और उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट कर डाले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट और डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये तीन लॉ मिस्टर मेंडल ने दे डाले, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है जी। 7 कैरेक्टर मिस्टर मेंडल ने स्टडी किए, ये थे वो सातों कैरेक्टर, ठीक है। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, डोमिनेंट में राउंड येलो, ठीक है, ये सब पढ़ लेना यार अब, ठीक है। पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि यार शॉर्ट लाइफ होती है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ह्यूमंस को ले लेता तो थोड़ी ना बहुत सारी जनरेशन स्टडी कर पाता है, सीधी सी बात है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं पी प्लांट, ह्यूमन बींग नहीं कर पाते। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन दोनों शो कर सकते हैं, इट इज 7 विजिबल, ठीक है जी, ये तो हम देख चुके हैं। टेक्निक कौन सी यूज की, एंथर रिमूव कर दिया सेल्फ पोलिनेशन वाले फ्लावर का, और कोई दूसरा फ्लावर यूज किया था, उसने खुद से चूज करके उसका जो पोलन ग्रेन्स था वो उसके स्टिग्मा पे चिपका दिया था, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, दो एक्सपेरिमेंट हुए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस वाला। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था, एक टोल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट कर लिया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई, और F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट लंबे आ गए। तो मिस्टर मेंडल इस बात से थोड़े से सरप्राइज थे कि ये कैसे हो गया, लेकिन फिर मिस्टर मेंडल ने F1 जनरेशन के दो प्लांट को उठाया, उनके बीच में क्रॉस करा दिया। जैसे उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो 3 प्लांट तो लंबे आ गए और एक प्लांट आ गया शॉर्ट, ठीक है। इससे मिस्टर मेंडल ने ये रिजल्ट निकाला कि एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रिसेसिव ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट वो दोनों जगह है, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो जाती है और रिसेसिव ट्रेट वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि सारे सारे प्लांट टोल हैं, यहाँ भी काफी सारे टोल हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस हो पाती है जब दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं सेम टाइप के, ठीक है। ये हमारी मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, इसको देखते हैं। एक टोल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, यहाँ से कौन सा गैमेट आया, कैपिटल टी भी आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है, दोनों में फ्यूजन करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया हमें F1 जनरेशन में। फिर इसकी सेल्फिंग करा दी, जैसे ही इसकी सेल्फिंग कराई हमें, फिर यहाँ से भी गैमेट फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल टी आ सकता है, स्मॉल टी वाला गैमेट आ सकता है, कैपिटल टी वाला गैमेट आ सकता है, स्मॉल टी वाला गैमेट आ सकता है। फिर इनको आपस में फ्यूजन करा दिया, जैसे इनको फ्यूजन कराया ये 4 आउटकम आए, और ये आ गई हमारी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, ठीक है। क्यों फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 क्यों है, क्योंकि तीन प्लांट जो है वो कैसे हैं, लंबे हैं, ये वाला लंबा, ये वाला लंबा, ये वाला लंबा, ये तीनों टोल हैं और एक है छोटा, तो 3:1 अपीयरेंस पे डिपेंड करती है ना। जीनोटाइपिक कोड 1, ये दो एक जैसे 2, ये एक जैसा, तो 1:1, ठीक है जी, ओके जी। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन एन इनहेरिटेड पेयर ऑफ टू एलील इज हेटेरोजाइगस द एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द डोमिनेंट बाई। इस तरीके से आपको लिखना है, डिटेल मैंने पहले वाली वीडियो में दे ही रखी है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कॉपी ऑफ एलील आर डिवाइडेड सेग्रीगेटेड, जाहिर सी बात है गैमेट फॉर्मेशन के लिए ना एक ही एलील आ पाता है, तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। और डोमिनेंस की बात करें तो आपने देखा होगा कि F1 जनरेशन में ना जो जितने भी प्लांट थे सारे सारे टोल थे। F2 वाली जो जनरेशन आई उसमें भी 3 टोल थे, सिर्फ एक था जो कि शॉर्ट दिखाई दे रहा था। तो जो डोमिनेंट वाली जो ट्रेट है ना वो एक्सप्रेस हो रही है, तो जो एक्सप्रेस हो रही है उसको डोमिनेंट बोल दिया, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही वो रिसेसिव बोल दिया, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है जी। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स की बात करते हैं, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। इसमें क्या लिया, एक राउंड ग्रीन सीड लिया, एक रिंकल येलो सीड लिया, ठीक है। यहाँ से गैमीट आया, यहाँ से कैपिटल आर वाला आएगा और स्मॉल वाई वाला आएगा, यहाँ से कैपिटल स्मॉल आर वाला और कैपिटल वाई वाला आएगा, इन दोनों में फ्यूजन कराया, ये बन गया, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला, ठीक है। अब उसके बाद इसके इसमें करा दी सेल्फिंग, जैसे इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो इसके जो जो आउटकम आ सकते हैं, कैपिटल आर क्या क्या आउटकम आ सकते हैं इसके, ये वाला आउटकम आ सकता है, ये वाला आउटकम आ सकता है, ये वाली भी एक पॉसिबिलिटी है और ये वाली भी एक पॉसिबिलिटी है,
तो ये सारी पॉसिबिलिटी ऐसे भी लिख ली और ऐसे भी लिख ली, और इन दोनों में क्रॉस करा दिया। जैसे ही क्रॉस कराया तो ये वाली पूरी पूरी टेबल बन गई। इसको बोल दिया आपने पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में क्या लिख रहे हैं, F2 जनरेशन में जो भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं हम उनको F2 तो इसमें पनेट स्क्वायर में लिख रहे हैं। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, और ये आ गई हमारी फिनोटाइपिक रेशियो 9331। इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो ही याद रखनी है, जीनोटाइपिक में मत घुसना। इसके बेस पे ज़्यादा कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं आते, फिनोटाइपिक पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दोनों अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं है कि येलो कलर आ गया तो शेप राउंड ही होनी चाहिए, वो रिंकल्ड भी हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि राउंड शेप आई तो वो येलो ही होगा, वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर का आना दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन देखो यार, ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, जबकि हम स्नेल्स वगैरह की बात करें तो यार अपना सेक्स चेंज भी कर लेते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, अब बहुत आराम से चेंज कर लेते हैं। क्रोकोडाइल और अगर मैं टर्टल की बात करूँ वो टेम्परेचर के हिसाब से अपना सेक्स डिटरमाइन करते हैं। जैसे क्रोकोडाइल और टर्टल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो मेल वाला हो जाएगा, और अगर कम टेम्परेचर है तो फीमेल वर्जन आ जाएगा। क्रोकोडाइल और टर्टल दोनों में ऐसा होता है। तो कुछ में जो सेक्स डिटरमाइन करने में टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है, ह्यूमन बींग्स में जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, स्नेल्स अपना सेक्स चेंज ही कर लेते हैं। मस्त है ना। ये एक मेल बॉडी ले ली, एक फीमेल बॉडी ले ली। ये एक्स वाई, बेसिकली मेल बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स के, जबकि एक पेयर होता है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स का, ये वाला। मेल में वो जो एक पेयर है वो एक्स वाई है, और जो फीमेल में वो पेयर है वो एक्स एक्स है। ठीक है। जैसे कि हो रहा था कि दो एलील में से एक एलील पास हो रहा था गैमीट फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे एक्स वाला गैमीट भी आ सकता है, वाई वाला गैमीट भी आ सकता है। यहाँ पे एक्स वाला गैमीट ही आएगा। ठीक है जी। ओके। अब तो अब होगा क्या, अगर ये वाला स्पर्म सेल ये वाले एग सेल के साथ फ्यूजन करता है तो डबल एक्स मिलेगा, जो कि फीमेल चाइल्ड मिलेगा। जबकि अगर ये वाला स्पर्म सेल इस वाले एग सेल के साथ फ्यूजन करता है तो एक्स वाई मिलेगा, दैट इज मेल वाला सेक्स डिटरमाइन होगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे पूछोगे, कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू भी पूछ सकते हो। जीएस विज्ञान जो है प्रोफेशनल आईडी है, वो सिर्फ टीचिंग पर्पज से बनाई गई है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। और यार बहुत मेहनत करिए, बोर्ड में ना इस बार फोड़ना है तुम लोगों को। ठीक है सर, फोड़ देंगे।